चलिए, जय हिंद। आज लुसेंट का जो सीरीज चल रहा था उसके तहत जो नया टॉपिक हम लोग का शुरू हुआ है, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, इसको पढ़ेंगे। इससे पीछे मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग ने कई टॉपिकों को कवर कर लिया है। तो आज जो नया टॉपिक है गवर्नर जनरल, इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में आपको एक एक करके हम सभी गवर्नर के बारे में बताएंगे, जिससे जो भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। इसमें वो हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे अभी आगामी बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार दरोगा का कई सारे एग्जाम होने वाला है जिसमें इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये हमारा दावा है कि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को और आते हैं अपने नए टॉपिक कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की जो शुरुआत है ये कब से मानी जाती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल के पद पे आते हैं, यानी गवर्नर के पद पे आते हैं बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। ठीक है, सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर के पद पर आते हैं वो है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, समझते हैं यहां से, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है रॉबर्ट क्लाइव, यहां से स्टार्ट होता है रॉबर्ट क्लाइव से। गवर्नर का पद, बंगाल का गवर्नर का पद शुरू होता है रॉबर्ट क्लाइव से, जिनकी कार्यकाल मानी जाती है 1757 से लेके 1760 तक, और इसके बाद एक और कार्यकाल इनके 1765 से लेके 1767 तक। ठीक है, 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक इनकी कार्यकाल मानी जाती है, रॉबर्ट क्लाइव की कार्यकाल मानी जाती है। इसके बाद समझते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया, अपने समय में उन्होंने क्या क्या किया। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैध शासन लगा। द्वैध शासन, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। ठीक है, द्वैध शासन जो लागू हुआ, ये द्वैध शासन होता क्या है कि बंगाल में दो तरह की सरकार हो गई। दो सरकार का मतलब, जो बंगाल का विदेशी मामला था, ठीक है, जो बंगाल का विदेशी, ठीक है, जो सैनिक संरक्षण, ठीक है, बंगाल का जो विदेशी मामला है, जो बंगाल का सैनिक संरक्षण है, यानी जो सैन्य संरक्षण है, ये इस पर अधिकार जो था, ये दोनों पे अधिकार जो था ये कंपनी का था। ठीक है, बंगाल में जो विदेशी हो गया, सैनिक संरक्षण हो गया, इन सभी पे जो अधिकार था वो कंपनी का था। लेकिन जो शासन है, ठीक है, जो शासन है, इस पे अधिकार जो है वो सरकार की थी। शासन चलाने की जो अधिकार थी वो सरकार पे थी। बाकी विदेशी और सैनिक इस पे अधिकार किसकी थी? कंपनी की थी। जो सरकार दी थी, यानी जो क्लाइव थे, ये अपने हाथ में रखे थे कि जो सरकार है वो भी इसमें चलाएंगे, यानी नवाब के हाथ में थी। सरकार चलाने का जो अधिकार था वो नवाब के हाथ में था, और विदेशी, सैनिक, संरक्षण और कंपनी, इस पे जो अधिकार था वो कंपनी को दे दिया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं कि और क्या इनके समय में हुआ। तो इनके समय में और क्या हुआ था कि शाह आलम द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में 1765 ईस्वी में, ठीक है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की होती है संधि, और इस संधि के तहत जो रॉबर्ट क्लाइव है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो इलाहाबाद की संधि होती है, इस संधि के तहत जो रॉबर्ट क्लाइव है
शाह आलम द्वितीय को भी अपने कंपनी के संरक्षण में ले लेता है। जब इसने शाह आलम द्वितीय को भी अपने कंपनी के संरक्षण में ले लिया तो उस समय हुआ क्या कि जो भारत में, ठीक है, यानी जो बंगाल में हम कह सकते हैं कि जैसे इसने इसको भी अपने संरक्षण में ले लिया तो 1765 से बंगाल में अब अंग्रेजों का जो राजनैतिक, ठीक है, और संवैधानिक, राजनैतिक और संवैधानिक, ये दोनों पर भी अब अधिकार अंग्रेजों का हो गया। अर्थात कहा जा सकता है कि अंग्रेजों का भारत में राजनैतिक और संवैधानिक अधिकार कब से शुरू हो गया? तो जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इस संधि के तहत इन लोगों का मतलब भारत में संवैधानिक और राजनैतिक दोनों का अधिकार हो गया। ब्रिटिशों का पूरी तरह से भारत पे अधिकार माना जाता है। तो इतनी घटना हुई थी। अभी हम लोग देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव के बाद होता क्या है कि 1765 से 1767 तक इसकी शासनकाल चलती है। 1767 से लेकर 1767 से लेके 1769 तक, ठीक है, 1767 से लेके 1769 तक, ठीक है। एक और इससे कार्यकाल जुड़ा हुआ है, इंपोर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। यहां तक हो गया होगा तो आगे देखते हैं। हो गया यहां तक? पर्याप्त हो गया तो आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए, जो शासन हुआ था, यानी जो द्वैध शासन था, इस द्वैध शासन के तहत जो सरकारें बनी हुई थी, इसमें किया क्या रॉबर्ट क्लाइव ने कि एक बंगाल के क्षेत्र को, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र, ठीक है, और एक था बिहार का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, ठीक है। तो बंगाल के क्षेत्र और बिहार के क्षेत्र, इन दोनों पे शासन करने के लिए, दोनों पे शासन करने के लिए जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां, ठीक है, मोहम्मद राजा खां को यहां नियुक्त किया, इस पद पे नियुक्त किया, जो बंगाल के देखरेख करने के लिए, ठीक है। और बिहार के देखरेख करने के लिए इसने किया था राजा सिताब राय, ठीक है, राजा सिताब राय को इसने किया था कि बिहार के क्षेत्र को देखरेख करने के लिए, और जो बंगाल के क्षेत्र को देखरेख कर नियुक्त किया था मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किया था, ठीक है। यानी बंगाल के क्षेत्र को मोहम्मद राजा खां को देखरेख करने के लिए नियुक्त किया था, और जो बिहार का क्षेत्र था राजा सिताब राय को देखरेख करने के लिए नियुक्त किया था। इसके बाद जैसे ही 1767 तक इसकी शासन व्यवस्था समाप्त होती है। 1767 से लेके 1769 तक, ठीक है, 1767 से लेके 1769 तक एक और आते हैं बड़े लास्ट, ठीक है, बड़े लास्ट। ये लोग ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए थे, इसीलिए इनकी ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। और इसके बाद 1769 से लेके 1769 से लेके 1772 तक, ठीक है, कार्टियस आते हैं। कौन? कार्टियर, ठीक है। 1769 से लेके 1772 तक वो आते हैं कार्टियर, और 1767 से लेके 1769 तक आते हैं वेरे लास्ट। इनकी शासन व्यवस्था भी आपको ध्यान रखनी है। इनकी शासन व्यवस्था के समाप्त होने के पश्चात, इनकी शासन व्यवस्था के समाप्त होने के पश्चात जो अगले शासन व्यवस्था के रूप में आते हैं वो हम लोग देखते हैं कौन आते हैं। यहां तक हो गया है? देखिए, इनकी शासन व्यवस्था के समाप्त होने के बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के रूप में कौन आते हैं? तो 1772 से आते हैं, और ये 1774, ठीक है। पहले यहां तक इस समय आते हैं 1772 से 1774 तक वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। 1772 से 1774 ईस्वी तक ये आते हैं वारेन हेस्टिंग। इससे पहले बंगाल के गवर्नर का पद था, ठीक है, बंगाल के गवर्नर का पद था। इसके बाद इनकी जो शासनकाल चलती है 1774 से लेके 1774
1774 से लेके 1784 ईस्वी तक इनकी शासनकाल, इनकी कार्यकाल चलती है। अब इस अपने कार्यकाल के समय में इन्होंने क्या क्या किया, इस बात को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इनके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1773 में, ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, इसी के हुआ था। और बंगाल के गवर्नर में जो उसका अंग्रेजी क्षेत्र था, इसको प्राप्त हो चुका था। और उस समय ये 5 साल के लिए यहाँ के गवर्नर बनाए जाते थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर 5 साल के लिए बनाए जाते थे। और इनसे जुड़ी हुई, वारेन हेस्टिंग से जुड़ी हुई एक एक बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे कि वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या कार्य किया था। तो वारेन हेस्टिंग का जो सबसे पहला कार्यकाल था, इसने राजकोषीय कोषागार को, ठीक है, इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से, ठीक है, मुर्शिदाबाद से हटवाकर कहां लेके चला गया था, कोलकाता लेके चला गया था, कोलकाता ला दिया। तो पहली काम इसने यही किया था कि जो राजकोषीय कोषागार है, इस राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले जाने का काम किया था, वो वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि किसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित करवाया था, तो वो वारेन हेस्टिंग ने कराया था। इनका सबसे पहला काम ये माना जाता है। इन्होंने 1772 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने 1772 ईस्वी में एक और ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और इन्होंने किया क्या था कि प्रत्येक जिले में एक फौजीदारी एवं एक दीवानी, ठीक है, एक फौजीदारी एवं एक दीवानी अदालत का स्थापना कराया था। ठीक है, तो एक फौजीदारी एवं एक दीवानी अदालत का स्थापना कराने का काम, ठीक है, 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजीदारी एवं एक दीवानी अदालत, ठीक है, अदालत का स्थापना। प्रत्येक जिले में एक फौजीदारी एवं एक दीवानी अदालत का स्थापना करने का काम किया था। वो कौन किया था, तो वो किया था आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत का किया था। और दरोगा का पद भी इसी के समय आया था। ठीक है, जो दरोगा का पद है वो इसी के समय में आया था। जो फौजदारी है इसकी देखरेख करने के लिए कलेक्टर का पद हुआ करता था। जो फौजदारी है इसकी देखरेख करने के लिए कलेक्टर का पद हुआ करता था। और जो दीवानी मामला है इसकी देख करने के लिए मुफ्ती एवं काजी का पद इसने नियुक्त किया था। ठीक है, मुफ्ती एवं काजी का पद इसने नियुक्त किया था। दीवानी मामला को देखने के लिए मुफ्ती एवं काजी का पद नियुक्त किया था। और प्रत्येक जिले में एक फौजदारी मामला को देखने के लिए इसने कलेक्टर एवं मुख्य न्यायाधीश का पद इसके लिए इसने लागू किया था। तो ये महत्वपूर्ण कार्य किए थे कौन, वारेन हेस्टिंग। इसके बाद और भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो क्या है इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ तो हो गया है। वारेन हेस्टिंग से जुड़े और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है इस बात को समझेंगे। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि जो द्वैध, ठीक है, जो द्वैध शासन लागू हुआ था, क्या हो रहा है लाइट से समझ रहा है ना, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने जो द्वैध शासन लागू किया था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने इससे पहले जो द्वैध शासन लागू हुआ था, ठीक है, उस द्वैध शासन को लगाने का काम कौन किया, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, द्वैध शासन को लगाने का काम किया था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इस द्वैध शासन को समाप्त करने का जो काम है वो वारेन हेस्टिंग ने किया था। द्वैध शासन को समाप्त करने का काम कौन किया, वारेन हेस्टिंग ने। इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, जो द्वैध शासन लगा था। और इन्होंने किया क्या कि जो बंगाल है, ठीक है, बिहार है और जो उड़ीसा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है,
ये जो तीनों क्षेत्र है, इस तीनों क्षेत्रों के जो अधिकार है ये किसके हाथ में दे दिया, तो कंपनी के हाथ में दे दिया। ठीक है, क्योंकि द्वैध शासन के तहत यही किया गया था कि जो सैनिक है, जो विदेशी मामला है, ये सब कंपनी के हाथ में दे दिया गया था, और जो शासन है वो नवाब का जो शासन है वो उसके हाथ में, नवाब के हाथ में दे दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, उसको द्वैध शासन को हटाया और इस तीनों क्षेत्रों को किसको हाथों में दे दी, सौंप दिया, कंपनी के हाथों में सौंपने का काम किया, वो वारेन हेस्टिंग ने किया। इसके बाद एक और इन्होंने कार्य किया था, और वो कार्य क्या थी, इस बात को अच्छे से समझिएगा। एक और कार्य किया था इजारेदारी प्रथा। ठीक है, इजारेदारी प्रथा का शुरुआत भी वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, ये इजारेदारी प्रथा क्या होती है, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। इजारेदारी प्रथा क्या है? इजारेदारी प्रथा यानी कहा जाए तो एक नई भूमि, ठीक है, एक नई भूमि व्यवस्था थी। भूमि के लिए एक नया कानून बनाया गया था, जिस व्यवस्था को इजारेदारी प्रथा कहा जाता था। ठीक है, भूमि के लिए एक नई कानून बनाया गया था जिसे इजारेदारी प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा के तहत थी क्या कि जो भूमि है, इस भूमि की बोली लगाई जाती थी। जो भूमि है, बहुत आसान भाषा में समझिए कि इजारेदारी प्रथा क्या है। जो भूमि है, इस भूमि की बोली लगाई जाती थी, और इस बोली में 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए बोली लगाई जाती थी। और जो उच्च बोली लगाता था कि हम इतना रकम देंगे, ठीक है, उस व्यक्ति को ये दे दिया जाता। जो उच्च बोली लगाया जाता था, जो उच्च बोली लगाता था, उस व्यक्ति को ये दे दिया जाता था। ठीक है, 5 साल के लिए जो भूमि को किया गया था, जो उच्च बोली लगाता था, उसको दे दिया जाता था कि आप इस भूमि को रख लीजिए। इस व्यवस्था को ही कहा जाता था इजारेदारी प्रथा, जिसकी शुरुआत किया था वारेन हेस्टिंग ने। इस बात को अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय में और भी महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। उस बातों को आप समझिएगा कि और क्या क्या इसके समय में महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। ठीक है, तो इस वारेन हेस्टिंग के समय में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ था कि नवाब के देख रेख करने के लिए, ठीक है, नवाब के देख रेख करने के लिए, नवाब के देख रेख करने के लिए, ठीक है, नवाब के देख रेख करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने किया क्या था कि इसने मीर जाफर, इसका नाम आप सुने होंगे, मीर जाफर, जो पीछे आपको बताया है 1757 की प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, जो मीर जाफर है, ये पहले ये तो था सिराजुद्दौला के सेना में था, और सिराजुद्दौला के सेना में था ये, और इसने किया क्या कि उस लड़ाई में सिराजुद्दौला के साथ इसने धोखा किया और ये अंग्रेजों के साथ मिल गया, और अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को धोखा किया, और सिराजुद्दौला उससे लड़ाई में हार गया। जब सिराजुद्दौला उस लड़ाई में हार गया तो उसने क्या किया कि मीर जाफर को अगला वहां का बना दिया नवाब। ठीक है, लेकिन आगे चल के मीर जाफर ने फिर इन लोगों के साथ धोखा किया, और इसी को हटाकर इसके बाद मीर कासिम को वहां का क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। और जो मीर जाफर था, ये रॉबर्ट क्लाइव का एकमात्र, कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ या रॉबर्ट क्लाइव का गधा बन के रह गया। ठीक है, और इसी के पत्नी थी, ठीक है, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था मुन्नी बेगम, याद रखिएगा, मुन्नी बेगम। नवाब के देख रेख करने के लिए, ठीक है, नवाब के देख रेख करने के लिए इसने किया क्या था कि मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम, ठीक है, इसने मुन्नी बेगम को उनके संरक्षण में लगा दिया था। लेकिन कुछ दिन के बाद 1775 ईस्वी में, लेकिन कुछ दिन के बाद 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर उनके संरक्षण से, नवाब के संरक्षण से मुन्नी बेगम को हटाकर जो बंगाल के बनाए गए थे देखरेख करने वाले मोहम्मद रजा खां, ठीक है, जो बंगाल के देखरेख करने वाले बनाए गए थे मोहम्मद राजा खां, उन मोहम्मद राजा खां को पुनः उस नवाब के संरक्षण बना दिए गए। ठीक है, यानी पहले नवाब के संरक्षण के लिए मुन्नी बेगम को बनाया गया था, मुन्नी बेगम नवाब की संरक्षण कर रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ था कि 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर
जो मोहम्मद राजा खां थे, जो बंगाल के देख रेख करने के लिए बनाए गए थे, उनको नवाब के देख रेख के लिए लगा दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कार्य को किया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग ने कार्य को किया था, इस बात को आप याद रखिएगा। मोहम्मद राजा खां को यहाँ पे बना दिया था। इसके बाद इसके शासन काल में और भी 2-3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, उसको हम लोग देखते हैं। यहां तक हो गया, नोट कीजिएगा। और भी 2-3 महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हुआ था वो समझिए। देखिए, वारेन हेस्टिंग के शासन काल में 1773 में 1700 इसके तहत 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लगा था 1773 में, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, ठीक है, कोलकाता में 1774 ईस्वी में कोलकाता में, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और थे चैम्बरलिन लिमेंस्टर हाइड, CLH याद रखिएगा शॉर्ट में आप लोग, C फॉर चैम्बरलिन, L फॉर लिमेंस्टर और H फॉर हाइड। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बरलिन लिमेंस्टर हाइड, जो बनाए गए थे 1774 में, जो हाई कोर्ट बना था कोलकाता के, उसके ये लोग क्या थे, तो अन्य न्यायाधीश थे, और एक न्यायाधीश बनाए गए थे जो सर एलिजा इम्पे थे। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य की गई थी इसके शासन काल में। इसके बाद और भी इनसे जुड़े हुए और कार्य हैं जो देखते हैं, और क्या क्या कार्य इनके शासन काल में हुआ था। तो 1780 ईस्वी में, ठीक है, 1780 ईस्वी में, इन्हीं के कार्यकाल में 1780 ईस्वी में, ठीक है, भारत का एक पत्रिका था, भारत का प्रथम कह सकते हैं, प्रथम पत्रिका, ठीक है, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, भारत का एक प्रथम पत्रिका था बंगाल गजट, इसका प्रकाशन किया था। और इसका प्रकाशन कौन किया था? इसका प्रकाशन किया था, ठीक है, जेम्स अगस्टन हिक्की। ठीक है, जेम्स अगस्टन हिक्की, इसका प्रकाशन किए थे जेम्स अगस्टन हिक्की। 1780 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम जो पत्रिका था बंगाल गजट, इसका प्रकाशन, ठीक है, द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन कौन किया था? जेम्स हिक्की ने किया था, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहां तक इनके कार्यकाल से संबंधित जो कुछ तथ्य थे जो आपको बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन्हीं के बारे में बताया जाता है कि कौन ऐसे गवर्नर थे जो ये भारत से गए इंग्लैंड, तो जैसे ये इंग्लैंड पहुंचे तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर ये महाभियोग से मुक्त हो गए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे गवर्नर थे जो भारत से इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड जाने के बाद उनके ऊपर क्या हुआ, महाभियोग चलाया गया था, तो वो वारेन हेस्टिंग ही थे। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं वो हमने आपको बताया। अब इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो अगले गवर्नर है, उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।